हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। डिस्कस क्या, पूरा पूरा पढ़ेंगे इसको। वन शॉट रिवीजन रहेगा, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को यहाँ से समझेंगे। 15-20 मिनट के अंदर आपका पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो फिर देखो, अभी सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों से क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो हमारे घर में जैसे लाइट्स और फैन चलते हैं, वो कौन सी वाली इलेक्ट्रिसिटी है? वो स्टैटिक है या फिर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है? पहले आंसर बताइए इसका। आंसर क्या कमेंट बॉक्स के अंदर कि स्टैटिक है या फिर करंट है। अब देखिए, आप सभी ने बोला होगा कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसके अंदर दो पार्ट इसलिए होती है क्योंकि स्टैटिक के नाम से समझो। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज एक जगह पर ठहरी हुई। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लोज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो रहेंगे एक ही जगह पर। लेकिन वहीं पर अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पर क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया कि जहां पर जो स्टडी ऑफ चार्जेस रहते हैं वो रेस्ट पर रहते हैं और इनके इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये आप पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर अगर आप साइंस लोगे, अदरवाइज आप नहीं पढ़ने वाले। बस इसकी डेफिनेशन याद रखना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जहां पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो मूव करने लग जाए, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब देखिए क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ये आएगा कि व्हाट इज चार्ज। तो आपको चार्ज की डेफिनेशन बतानी होगी कि चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन एन एटम। और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट की बात करें वो होती है कूलाम। और 1 कूलाम इज इक्वल टू रहता है 6 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन रहता है वो रहता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप चार्ज की डेफिनेशन लिखोगे और इतना से लिख दोगे कि चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, तो आपको इसके अंदर आधा नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ये भी एक्सप्लेन करोगे कि वो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है और उसके अंदर 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके ऊपर चार्ज कितना रहता है, तो आपको फुल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 के 2 फुल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसके साथ में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि अब दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो क्या होता है, आप इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल से समझो कि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप लोगों ने बचपन में मैग्नेट से देखा ही होगा कि जब कभी भी एक जैसे पास में लेके आते तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है। तो उसी तरीके से अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आएगा तो क्या होगा भाई? मतलब डिफ्रैक्शन होगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब चलते नेक्स्ट, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जिसके ऊपर बेस्ड है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ पर जो मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितना, अब ये जैसे कि कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल की बात करी जा रही है तो मेटल के अंदर तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, जब कभी भी हम यहाँ पर कोई बैटरी या फिर सेल लगाते हैं तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कितने टाइम में और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसको ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। और इसकी सिंपल सा फॉर्मूला ये है, करंट इज इक्वल टू रहता है चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू रहता है Q/T। ठीक है, ये हो गया इससे। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा? इससे क्वेश्चन ये आएगा कि अगर बोल दिया जाए कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर तो कितना होगा? ये सिंपल सी बात है, 1/1 आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसकी जो ऐसा यूनिट रहती है वो रहती है एम्पेयर। तो सिंपल सा, अब 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी यहाँ से याद हो गई। ये याद हो गई कि जब कभी भी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करे, वो भी 1 सेकंड के अंदर, तो उसको 1 एम्पेयर कहते हैं। अभी इसी तरीके से आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है इन टाइम ऑफ 2 सेकंड्स, तो बताइए कि कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर 3 कूलम चार्ज फ्लो होता है 2 सेकंड के अंदर तो टाइम मतलब करंट कितना होगा। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। 1 एम्पियर की डेफिनेशन जरूर से याद रखना, ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। और इसको मेजर किससे किया जाता है? इसको मेजर करा जाता है, डिवाइस का नाम है एमीटर, जिसका कि रेजिस्टेंस लो होता है। अब देखिए सर्किट है, सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ और यहाँ पर ये एमीटर लगा दिया। ठीक है, अब एमीटर के साथ में यहाँ पर ये लगा दी हमने बैटरी। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस हाई रहेगा, अब आप खुद ही देखिए कि अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा तो वो भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह आएगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो तो इससे ज़्यादा ही आएगा ना। अगर मान लो कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें? ये मान लो कि 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर एम मीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस हो, मान लो कि 100 ओम है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? इसके अंदर रेजिस्टेंस तो होना चाहिए था बस 1000 का, लेकिन हम मेजर कितना करेंगे वो
करेंगे 1100 का। लेकिन वहीं पर ही अब एमीटर का रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि चाहे आप इसको मेजर करो या नहीं करो, इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0.0001 रहता है। तो अब ये बताओ कि एक तो आपको कोई दे यहाँ पर 1000 का 1000 रुपए दे, और एक तरफ आपको कोई 1 पैसा दे, कौन से वाला लोगे? तो 1000 दोगे और आप बोलोगे 1 पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी ही बात है यहाँ पर, एम मीटर के अंदर रेजिस्टेंस काफी लो होता है। अब रेजिस्टेंस लो होता है तो क्या करते हैं, इसको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आप कोई भी तैयारी करते हो तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एग्जाम के अंदर भी ये 2 पार्ट्स के अंदर आ सकता है। तो ये वाला नोट डाउन करते हुए चलना। अब नेक्स्ट आते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। अब देखो इनके नाम से ही हो जाना चाहिए आप लोग को क्लियर। कंडक्टर मतलब कंडक्टर से क्या होगा भाई, कंडक्ट करेंगे। अब ये कंडक्ट किसको करेंगे, अब यहां पर बात किसके चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो कंडक्ट कर दे, जो कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे बिना कोई रोक टोक के, मतलब उन दोनों का फ्लो होने दे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंडक्टर। तो सिंपल सी डेफिनेशन कंडक्टर की ये रहेगी, दोज एलिमेंट्स हु अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू देम दे आर हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बस सिंपल सी बात है, आपको इतना से समझना है कि अगर वो अपने अंदर से मतलब करंट को पास होने दे रहे हैं तो वो कंडक्टर है। आपको ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स उसको मूव करने दे रहे हैं तो वो क्या है, वो है कंडक्टर। लेकिन वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सब के सब काम कर रहे हैं, तो कोई मूव नहीं करेगा, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इंसुलेटर्स। तो अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में कौन सा होगा, वो होगा कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा। ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखने होंगे। इनके नाम कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर डिफरेंशिएट करने को आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये रहेगी कि जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर करंट फ्लो करता है। सेकंड, इंसुलेटर की बात करें तो उनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। जो सेकंड पॉइंट रहेगा कि उसके पास में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इनके पास में फ्री मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और यहाँ पर ये सिंपल से इसका एग्जांपल रहेगा, वो रहेगा ग्लास रहेगा, ग्लास या फिर प्लास्टिक, जो भी है आपको एग्जांपल जितने भी आते हैं वो सब कुछ लिख सकते हो। और ये यहाँ पर गुड कंडक्टर्स होते हैं। द सब्सटेंस दोज हु आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब ये देखिए कि ज्यादा वेले लो होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, वही बात है इसमें। और यहाँ पर दोज डू नॉट हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द पुअर कंडक्टर। अब नेक्स्ट जो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इतनी सी है कि एक चार्ज है क्यों, ठीक है, ये क्या है, ये है ए पॉइंट के ऊपर। ये मान लीजिए कि ये हो आप चार्ज हो क्यों, और आप हो ए पॉइंट के ऊपर, मतलब कि ये है आपका होम, ठीक है। अब आप जाते हो अपनी स्कूल, ठीक है, जो कि बी पॉइंट है, ये हो गई आपकी स्कूल। तो अब क्या होता है, जब आप यहाँ से उठ करके यहाँ पर जाते हो, तो जो आप मेहनत करते हुए जाते हो, आप जो साइकिल से या फिर जिस किसी से भी पैदल या फिर कैसे भी बस से जाते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो वर्क करते हो। तो उस वर्क को आप, मैंने वॉक लिख दिया कि मतलब आप पैदल जाते हो, तो इसको लिख दिया मैंने डब्ल्यू से कि आप मतलब इतना वर्क करते हो। अब आप कौन हो, आप हो क्यों। तो आपके बीच में यहाँ से और यहाँ से इसके बीच में जो पोटेंशियल, मतलब इनके बीच में जो आप लोगों ने वर्क करा, उसको यहाँ पर बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो रहेगा W अपॉन Q। अब यहाँ पर W क्या है, W है यहाँ पर कितना आपने वर्क किया, Q क्या है, Q है यहाँ पर आपकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब आपका वेट कितना है। तो वो जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि एक चार्ज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर अगर लेके जाया जाए तो उसको कहते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके अगर यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होती है, वो होती है वोल्ट होती है इसकी यूनिट। और अब अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो यहाँ पर तो होता है Q और नीचे होता है W। तो अब Q की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1 कूलम, और वर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हो सकती है, हम बोल देते हैं कि इसके अंदर 1 जूल, ठीक है। अब इसके अंदर डेफिनेशन तो यही होनी चाहिए, 1 जूल 1 कूलम ऑफ चार्ज को जब फ्लो करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। अगर ऐसे समझोगे ना तो आपको कभी भी एग्जाम के अंदर रट के जाने की जरूरत नहीं होगी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करने के लिए कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, तो क्या होगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और इसको मेजर किससे किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब कि वोल्ट मीटर से डिफरेंस, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसको वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिस वजह से इसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसको इस बात से याद रख सकते हो कि जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक तरफ है पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब कि +1 और एक तरफ है -100। तो अब ये बताओ कि कौन सी वाली क्वांटिटी ज्यादा बड़ी है। मैंने पूछा है मैग्नीट्यूड में नहीं पूछा, मैंने पूछा कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा बड़ी है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि +1 बड़ी है, ठीक है। अब +1 बड़ी है, चाहे से आप माइनस के अंदर 1000 आप रख लो या फिर इधर बस प्लस ऑफ 0.25 भी रख देंगे तो भी वो ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों है, एक तो आपके बैंक में से कोई 1000 रुपए का लोन ले लिया आपने और एक तरफ आपके पास में 25 पैसे, तो कौन से ज्यादा होगा, ये वाला ही ज्यादा होगा। तो इसको इस बात से याद रखो कि माइनस का मतलब होता है कि आपसे ले लिया जाएगा, प्लस का मतलब होता है आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें यहां पर कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, तो यहां पर मैं सेल की बात बता रहा था, एक तरफ है पॉजिटिव और एक तरफ है नेगेटिव, तो यहां पर कहने का मतलब इतना सही है कि जो करंट फ्लो होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। इसमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। नेगेटिव जो है ये है लो पोटेंशियल के ऊपर, जो पॉजिटिव है ये क्या है,
ये है हाई पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। अब चलते इसी की नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके से होता है, बैटरी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल स्विच, ये सब कुछ आप याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो आएगा आपके पास में वो आएगा ओम्स लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन आना कंफर्म है, 100% यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, या तो एक न्यूमेरिकल आएगा या फिर यही बोल दिया जाएगा कि इसको प्रूव कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी इतनी सी है कि जब कभी भी अगर करंट को फ्लो किया जाता है कोई भी कंडक्टर के थ्रू, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दोनों के दोनों आपस में प्रोपोर्शनल रहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द फ्लोइंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो यहां पर इसका ग्राफ है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से एक आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि होता है आर। आर को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किया जाता है रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर इसके ऐसे यूनिट की बात करें वो होते हैं ओम। ओम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी स्पेलिंग होती है ओम, ठीक है, ओम रहती है इसकी स्पेलिंग। अब चलते हैं इसके बारे में काफी बड़ी बातें हैं, सीरीज वाला, पैरेलल वाला, सब कुछ इसके बारे में बातें हैं, तो ये जरूर से ध्यान से सुना कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मतलब कि ये क्या रहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट रेजिस्ट द फ्लो, दैट रेजिस्ट, मतलब कि दैट रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसका मीनिंग आप इससे समझिए कि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, काफी सारे होंगे, ऐसे 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 हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं तो कुछ बना रहा हूँ। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये आगे जाएगा, ये से टकराएगा ना, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं और तो कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी, तो उसी एनर्जी को लॉस्ट जो उनको रेजिस्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ने से जो चीज रोकती है, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं, उसको साइंटिफिकली कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहते हैं इसे द मेटल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला था V = IR से, हम कर देंगे R = V/I। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है ओम, और 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, R = क्या रहता है भाई, V/I। तो अभी मैंने आपको डिफाइन करना सिखाया था, तो आप मेरे को समझाइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए कि किस तरीके से आप 1 ओम को डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है कि कितना लंबा वायर है। इसका फॉर्मूला रहता है R = ρL/A। इसको नोट डाउन कर लेना। रो रहता है यहाँ पर रेजिस्टिविटी, L रहता है लेंथ ऑफ वायर, और A रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो अब देखिए, जब कभी भी लेंथ इंक्रीज होगी तो वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहेगी। इसमें यही बातें लिखी हुई है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अब सेकंड आता है रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द वायर। तो R = ρL/A था, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो वही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। रेजिस्टेंस के जो नेचर है, नेचर ऑफ वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर नील रेजिस्टेंस रहता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या रहता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, और यहां पर अगर इंसुलेटर की बात करें उनके अंदर वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस रहता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब इसका जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वो है रेजिस्टेंस ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ये जब रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है R = R0 × 1 + α ऑफ T2 - T0। मतलब इसका ये है यहाँ पर कि जो T है वो है कि किस टेम्परेचर के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। T0 होता है जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक वैल्यू दी होती है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि 10 डिग्री के ऊपर आपको वैल्यू दे दी गई कि इसकी 10 ओम है। अब आपको बोला गया कि आइडेंटिफाई कीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस की, मतलब R की वैल्यू कितनी होगी। तो उसमें ये वाला फॉर्मूला काम में लिया जाता है। आपको सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी होती है और अल्फा आपको दे दिया जाएगा कि अल्फा ऑफ वायर कितना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आता है, वो आता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 1 मीटर और 2 मीटर को डिफाइन किया जाता है कि इफ वी कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ सेक्शन है, तो इसको जो मेजर करा जाएगा तो जो रेजिस्टेंस मेजर होगा वो होगा यहाँ पर 1 मीटर, और 1 मीटर की लेंथ है 1 मीटर स्क्वायर का है, तो उसको यहाँ पर कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसमें मैं जो बार बार बोल रहा था R = ρL/A से मैं बोल रहा था, उससे ही यहाँ पर बोला गया है कि अगर इसको एक ले लेंगे और अगर इसको एक ले लेंगे तो दोनों को क्या होगा, उनसे आएगा जो रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी। इसको समझते हुए चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि सभी को एक साथ हाथ पकड़ के खड़ा कर दीजिए, जैसे कि आप हुए, ठीक है। मतलब मैं देखना कितनी शानदार सी ड्राइंग बनाऊंगा, एक सेकेंड।
हाँ ये देखो, अब इस तरीके से मैं ड्राइंग बना रहा हूँ सभी की, तो अपनी अपनी ड्राइंग बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या करा है, एक दूसरे के हाथ पकड़वा दिए और इसके भी हाथ पकड़वा देता हूँ। देखो ये वाले लास्ट वाला बढ़िया बना है, ठीक है। तो जब कभी भी आप हाथ पकड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हो जाओगे लाइन के अंदर, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अब रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें तो यहाँ पर ये अगर सभी को सीरीज में कर दिया जाता है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला काफी सेम रहेगा। अब देखिए जब करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा इसके अंदर डायरेक्टली सभी के अक्रॉस आई। ये बात याद रखना है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज के अंदर रहेगा तो सभी के अंदर करंट फ्लो करता है सेम, लेकिन वहीं पर ये पोटेंशियल डिफरेंस इन सभी के अंदर रहेगा डिफरेंट। अब डिफरेंट क्यों रहेगा, क्योंकि हर एक की आर की वैल्यू अलग अलग है। अब यहाँ से फॉर्मूले से भी देख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर, आई है यहाँ पर कांस्टेंट, आर है यहाँ पर वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा वेरिएबल। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से रिलेशन आता है, वो आता है कि आर इक्विवेलेंट, इसको नोट डाउन कर लेना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3 प्लस ऑफ R4। इस तरीके से करके आपको जितने भी रेजिस्टेंस हो उन सभी का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस को किस तरीके से निकालेंगे, इसमें आप ये माने कि आप जो रेलगाड़ी आप लोगों ने देखी है ना, उसी तरीके से खड़े हो रहे हो आप एक के पीछे एक ऐसे हाथ लगा के। इसने इसको हाथ लगा रखा है और ये ऐसे खड़ा है, और फिर ये यहाँ पर ऐसे खड़ा है, इसने इसको यहाँ पर हाथ लगा रखा है और ये ऐसे खड़ा है। और मतलब एक तरीके से ये मान लो कि आप सभी के जो एक हाथ हैं, अगर एक एक हाथ को मिला करके मैं ऐसे कर दूँ ऐसे निकल सकता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हाथ निकल जाए तो उनको कहते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस सेम रहता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट क्या होगा, करंट होगा इसमें डिफरेंट, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें रहता है सेम और इसके अंदर करंट रहेगा डिफरेंट। तो यहां से जो रेडिएशन आता है वो आता है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं दो रेजिस्टेंस की, वो रहता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2। और उसी के साथ में अगर बात करें ये रहता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, अगर ज्यादा हो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके सारा का सारा कर देना। अब यहाँ पर जो गलती होगी वो ये होगी कि आप 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट ना लिख के सीधा आर इक्विवेलेंट लिख के सॉल्व करोगे, तो उस गलती से बचना है। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है जूल्स हीटिंग लॉ। तो अब जूल्स हीटिंग लॉ के अंदर क्या होता है कि इसमें जब कभी भी आपने देखा होगा कि हमारे घर पर जब करंट फ्लो करता है, हाई अमाउंट में करंट फ्लो करता है, तो क्या होता है, तार गर्म हो जाते हैं। तो वो ही तार जो गर्म होते हैं वो इसी की इफेक्ट की वजह से होते हैं। ये बोलता है कि व्हेन द करंट फ्लोज, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो टकराते हैं, तो जब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स दे मूव एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एंड दे कोलाइड प्रोड्यूसेस हीट, एंड हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस एंड द टेम्परेचर। तो हीट जो जनरेटेड रहती है वो रहती है आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी क्या है यहाँ पर, टी है यहाँ पर टेम्परेचर की, बाहर का टेम्परेचर कितना है। इसी को कहते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। और ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम बात करें नाइक्रोम वायर को जो यूज किया जाता है हीटिंग डिवाइसेस के अंदर, इसके पीछे का मेन रीजन ये है, इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी रहेगा। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दोगे हीट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर इट डजंट बर्न एट द हाई टेम्परेचर, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो काफी कम है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर पावर। अब आप लोगों ने पावर से मतलब क्या समझते हो, आपके घर पर अभी बल्ब कितने वोल्ट का जल रहा है, ये बताइए कि बल्ब कितने वोल्ट का जल रहा है आपके बल्ब, मतलब कितने आपके रूम में कितने वोल्ट का बल्ब। आप बोलेंगे कि भैया 10 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, या फिर कई कईयों के घर पे वो पुराने वाले बल्ब होंगे वो बोलेंगे 1000 वोल्ट का है या फिर 100 वोल्ट का है, जो भी है। अब यहाँ पर वोल्ट क्या डिफाइन है, वोल्ट सिंपल सी बात इतनी सी है कि यहाँ पर जो पावर है, पावर मेंशन करी जाती है कि कितना वर्क कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो कितना काम कर सकते हैं। अब जब कभी भी रेट आए तो रेट का मतलब होता है कि आपको डिवाइड बाई टाइम से करना, और यहाँ पर वर्क की बात करी जाती है, हो गया डब्ल्यू। तो ये हो गया इसका सिंपल सा फॉर्मूला। और अभी यहाँ से हम इसको आगे देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, हमने क्या बोला था, वो बोला था डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बोला था। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, डब्ल्यू की वैल्यू, ये V आएगा यहाँ पर, ये मैंने गलत लिख दिया, ये हो गया V। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी V इंटू क्यू। और फिर उसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात रखते हैं P इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, W क्या आया था, वो आया था V इंटू क्यू, और ये हो गया T। और I इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था Q बाई T, तो ये हो गया Q बाई T। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे V इंटू आई आ गया इसका पावर। तो अब बताइए कि अगर एक आपका चार्जर कितने वोल्ट का है, आपके चार्जर के ऊपर ध्यान से देखना, उसके अंदर लिखा होगा कि 5 एम्पेयर का करंट आउटपुट आ रहा है, और उसी के साथ में उसमें लिखा होगा कि वोल्टेज कितना है। वोल्टेज अगर मान लीजिए कि हम बोल देते 5 वोल्ट आउटपुट है, तो इनका आउटपुट कितना होगा, मतलब कितने वोल्ट का चार्जर है, 5 इंटू 5 करके 25 वोल्ट का चार्जर है आपका। इस तरीके से इनको निकाला जाता है। और इसी के अगर आप फर्दर देखेंगे, P इज इक्वल टू वी आई क्या था, अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर वाला। सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर रखेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और उसी तरीके से बताइए कि अगर I की जगह पर V बाय आर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है।
अभी इसी तरीके से इसके बाद में दिया गया इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, जब कभी भी अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट रहता है सभी का कि टीवी के अंदर इतना चाहिए, तो उनके अंदर एक छोटा सा फिलामेंट रहता है इसमें। वो फिलामेंट क्या होता है, जब कभी भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वायर हीट होगा, इसके अंदर टेम्परेचर फिक्स रहता है कि उस टेम्परेचर से अगर आगे जाएगा तो क्या होगा, ये वायर टूट जाएगा, जिससे कि ओवरलोडिंग से बचा जाता है। बस इतनी सी बातें थी इसके अंदर। आई होप कि आपको पूरा पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और चैप्टर आप लोगों को मिलते रहेंगे।